Welcome viewers to our new video for class 11th. This is for elementary physics and you can also say basics of physics for the beginners in classes 11th and 12th. So again I am warm welcoming to all my viewers in our YouTube channel वैज्ञानिका's Sciences Life. तो ये वीडियो हमने स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है और इस सीरीज में अभी आपको 2-3 वीडियोस और मिलेंगे जो आपके एलिमेंट्री फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, मतलब एलिमेंट्री फिजिक्स यानी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि जब हम क्लास 10th से 11th में आते हैं तो क्या होता है कि कई सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। अब वो नई चीजें किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकती है, फॉर्मूला के फॉर्म में हो सकती हैं और भी अदर जो फिजिकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उन सब के टर्म हो सकती हैं। इसीलिए हमने ये सब सोच करके ये फर्स्ट वीडियो क्लास 11th के लिए स्टार्ट किया है और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इससे आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपकी क्लास 11th के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियोस जो अब आपको इस सीरीज में दिखेंगे वो सब आपका जो क्लास 10th से 11th के बीच का जो गैप है, काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में कि क्लास 10th से 11th में जब बच्चा आता है तो काफ़ी सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हमने आज के वीडियो में आपके जो लेक्चर है जो हमारा इसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। खासकर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, उसको भी इसी में कवर किया है। कोशिश ये करेंगे कि इसमें जितना कुछ आपको बताया गया है, ट्राई टू सी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स से, सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर ध्यान से देखें और जो इसमें की टर्म्स दिए गए हैं उनको अपने पास कहीं नोट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको लगता है कि हाँ ये पार्ट हमारे लिए इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एंड दिस इज आवर डिजी कंटेंट, जिसको हम आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम साइंस से फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स से उसके सिंबल्स, मल्टीप्लायर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आता है व्हाट इज साइंस। सबसे पहली चीज आती है जो कि हम लोग क्लास जो मतलब प्राइमरी लेवल से हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। एक साइंस क्या है, साइंस की कई सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, आगे चल करके क्लास 6 से डिविएट हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो एक जो जनरल साइंस की डिफिनीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज द सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस एंड वैलिड रीजनिंग। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज होती है हमारे आसपास तो हम उसमें कुछ सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। हम उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसका एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन भी होना बहुत जरूरी है और उसके साथ ही साथ आपकी रीजनिंग भी सही होनी चाहिए। क्योंकि जो आप रीजन लगा रहे हैं, जो आप जहाँ पे आप क्या क्यों लगा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए साइंस को बोला जाता है कि ये एक तरह का सिस्टमाइज और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। इसको आप बहुत सिंपल से टर्म में समझ सकते हैं। आपके स्कूल की एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में सब्जेक्ट वाइज कुछ आपकी कबर्ड्स होंगी या हम कह सकते हैं कि अलमीराज होंगी जिनमें आप सब्जेक्ट वाइज सिस्टमैटिक देखते होंगे। लेकिन अगर वही सारी बुक्स ऐसे ही रख दी जाएं टेबल पे तो आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी कि उसमें अगर आपको इंग्लिश की बुक निकालनी है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी कि हम इंग्लिश की बुक कैसे निकालें, अगर वो सब एक जगह पर कलेक्टेड है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई, सिस्टमाइज्ड हो गई, तो उसमें क्या है, आपको जो भी चीज निकालनी है, आप इंग्लिश निकालनी है तो आप इंग्लिश की अलमीरा ओपन करोगे और इंग्लिश निकाल लोगे। सपोज दैट आपको केमिस्ट्री निकालना है तो आपने केमिस्ट्री का अलमीरा ओपन किया, केमिस्ट्री की बुक निकाल दी। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द साइंस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी फिनोमेना है, ठीक है, जो भी जितने भी फिनोमिनन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो सब रिसर्च पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि साइंस कब आती है, जब आप रिसर्च करते हैं किसी चीज पर, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जानते हैं। टाइप्स ऑफ साइंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली साइंस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है।
और एज यू कैन सी इन अराउंड योर सराउंडिंग आप बहुत सी चीजें ऐसी देखते होंगे जो लिविंग है और बहुत सी चीजें ऐसी देखते होंगे जो नॉन लिविंग है। तो हमारे पास भी साइंस भी इन्हीं दो बेसिक थिंग्स पर डिवाइडेड है। फिजिकल साइंसेज हैं जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है ना, सब्सटेंसेस का या कुछ मैटर्स हैं उनका, उन सब का जो डिस्कशन होता है वो हमारे फिजिकल साइंस में होता है। बायोलॉजिकल साइंसेस जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी या जो प्लांट्स हैं, उन सब का डिस्कशन हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस में होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आता है व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, क्योंकि ये आपके टॉपिक को स्टार्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड को। तो वो अभी तक जो भी चीजें पढ़ी आपने वो सब फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड थी, लेकिन अब ये आपका मेन टॉपिक आता है व्हाट इज फिजिक्स। So physics is the study of the natural laws and their expression in the natural phenomena। ध्यान रखेंगे कि जितने भी नेचर में जो भी लॉज लग रहे हैं या जो उनके एक्सप्रेशन मीन्स जो फॉर्मूलाज हैं, वो सब की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि अभी एक बहुत ही जरूरी जो इवेंट अभी एक हुआ था, हमारा एस्ट्रॉइड एक हमारी अर्थ की तरफ आ रहा था। 29 अप्रैल को ऐसा एक एजम्पशन किया गया था कि वो आकर के हमारी अर्थ से टकरा जाएगा और काफी कुछ जो है वो डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम इन सब चीजों की स्टडी कैसे कर पाते हैं, ये सब हम फिजिक्स के थ्रू कर पाते हैं। और फिजिक्स साथ ही साथ क्या करता है, बहुत सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं हमारे स्पेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, मोशन से, मैटर से, एनर्जी से या रेडिएशन से या और अदर जो स्ट्रीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो सब फिजिक्स में आती है। ध्यान ये भी रखेंगे कि कई चीजें रिसर्च में होती हैं तो क्या होता है, कई चीजें हमें मेजरमेंट के फॉर्म में चाहिए होती हैं, तो मेजरमेंट के लिए हमारा मैथमेटिकल पार्ट जो होता है फिजिक्स का वो यूज होता है। जब हम अगली चीज की बात करते हैं तो इसमें आता है बेसिक्स इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में दो तरह के बेसिक्स होते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन का मतलब ये ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसके कंसेप्ट को ये बताता है। आप जैसे एक लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, क्लास 9th में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करी होगी, तो उसमें जो आपका जो भी फॉर्मूला था वो आपने देखा होगा F=ma था। तो वो जो फॉर्मूला है वो हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट या मोशन में, हम उन सब में उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, F=G(m1m2)/r², जिसके बारे में भी हमने जाना था और वो भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला था। तो ये कुछ जो लॉज होते हैं ये बहुत ही कम कंसेप्ट को यूज करके बनाए जाते हैं और इस पार्ट को फिजिक्स के बोला जाता है यूनिफिकेशन, जो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिफाइड है, एक तरह से एक जैसा है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज, जैसे सपोज दैट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक डेंसिटी का एग्जांपल लेता हूँ। तो डेंसिटी क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप डेंसिटी की टेबल देखोगे तो अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उनके जो इफेक्ट होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम इस रिडक्शनिज्म में पढ़ते हैं। तो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो एक यूनिफाइड फिजिक्स है और जो एक रिडक्शनिज्म फिजिक्स है। इसमें क्या है कि अलग अलग तरह के जो इफेक्ट हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वैसे तो फिजिक्स में क्या है कि आजकल बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स की बेसिकली टू मेन ब्रांचेस हैं, दैट आर क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। बेसिक्स जो आपकी क्लास 11th को डिफाइन करती है वो यहीं से करती है। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में आप सभी ने 9th-10th तक, या मैं कह सकता हूँ कि 6th to 10th में आपने क्लासिकल फिजिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, और कुछ पोर्शन आपने क्वांटम मैकेनिक्स का भी या क्वांटम फिजिक्स का भी पढ़ा होगा। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें प्रेशर, फोर्स, है ना, एनर्जी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, पावर वगैरह। और ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में आपने लेंस, मिरर, इन सब चीजों के बारे में जाना होगा, खासकर लीनियर ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसको आपने देखा होगा, जो कि क्लास 7 से आपको बताया जाता है इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को भी पढ़ा होगा। ये सब क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हैं।
क्वांटम फिजिक्स में क्या आ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, जिसमें हम एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो पार्ट है आपका, जो रेडिएशन वगैरह जो पार्ट है ना, कुछ सब्सटेंसेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें दिया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो आजकल आप एक देख रहे होंगे, एक नई तरह की हार्ड ड्राइव मार्केट में आने लगी है, जिसको हम बोलते हैं SSD करके एक हार्ड डिस्क ड्राइव आती है मार्केट में। SSD होता है सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, है ना, सॉलिड स्टेट डिस्क, है ना, या ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो SSD जो है वो अब हमारी जो पहले जो हार्ड ड्राइव्स आती थी कंप्यूटर के लिए, उन ड्राइव से काफी मच बेटर है एज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। ठीक है, वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी ज्यादा है। तो वो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है जो हमारी क्वांटम फिजिक्स में आती है। एटॉमिक फिजिक्स एज अ बेसिक 3 पार्टिकल्स की जो फिजिक्स है हमारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, वो भी इसी में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर आपको फिजिक्स का दिखेगा अदर जो चीजें हैं उनके साथ रिलेशन। केमिस्ट्री में क्या है कि कई सारे केमिकल फिनोमेनास, जैसे खासकर रेडियो एक्टिविटी या जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये सब चीजें आप क्लास 11-12 में बड़ा पढ़ते हैं। इसको फिजिक्स से आप कुछ केमिस्ट्री के पोर्शन को भी कवर करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में जैसे जो फिजिक्स का रोल है वो है, कुछ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इन सब के बारे में जानने की जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जानने के लिए, वो सारी डिवाइसेस फिजिक्स ने प्रोवाइड करी। मैथमेटिक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, और मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स ने फिजिक्स को इस तरह से बनाया कि इसमें बहुत सारे जो साइंस या जो टूल्स हैं वो यूज होते हैं फिजिक्स में। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी में भी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप्स होते हैं जिनके थ्रू हम बहुत लार्ज डिस्टेंस तक देख पाते हैं ना, रेडियो टेलीस्कोप्स या डॉपलर्स इफेक्ट की भी बात करेंगे, सब बहुत वास्ट कंसेप्ट हैं जो अभी आप आगे की क्लासेस में यानी 11-12 में ही आप पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ये रिलेशन है कुछ फिजिक्स का इन सब ब्रांचेस के साथ। आप जब आगे आते हैं तो यहाँ पर आता है आपका बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में है। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं और जो उनका रिलेशन है वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। बेसिकली जो फोर्सेस हैं हमारे पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स में 2 तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इनकी स्ट्रेंथ को लेकर के। ये भी आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है और जो उसके बाद आता है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो अरेंजमेंट किया गया है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक चीज बता दूं पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही बड़े जो मास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मास आई थिंक इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 9 आपको मास वगैरह के बारे में भी जानकारी होगी। तो यहाँ पर जब हम बिटवीन 2 मासेस यानी जब 2 मासेस के बीच की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या EMF जनरेट होगा। ठीक है, खासकर बेसिकली आपने इसको सेल के रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ा होगा क्लास 10th में। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करें तो ये हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग है। वीक और स्ट्रॉन्ग का नेचर ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा दूरी पर हैं, इसलिए उनका वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनाया गया है। ये है आपके सिंबल्स, ये आपकी फिजिक्स में बहुत जगह यूज होने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इनको देख तो लेते हैं लेकिन कई बार इनको जब कोई प्रोनाउंसिएट करता है, जब कोई बोलता है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं या बना नहीं पाते हैं। तो इस केस के लिए मैंने ये ग्रीक सिंबल्स कुछ तैयार करे हैं। ये एक टेबल है, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसमें ये आपने अल्फा बीटा गामा स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, क्योंकि इनके जो लोअर केसेस हैं वो हमारे 9th-10th में आ जाते हैं, और अभी आप 11th-12th में भी इनको यूटिलाइज करेंगे। डेल्टा का यूज अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। एक अपर केस जो डेल्टा का है वो आपने 9th से स्टार्ट किया होगा सीखना, जब आप डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, इस तरह से। और यहाँ पर आपका ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, इस तरह के बहुत सारे। अब इसमें कुछ तो आपके जाने पहचाने सिंबल्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे, है ना। इन सिंबल्स को जब आप देखोगे, इनको मेमोराइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये फिजिक्स में अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। कई बार हमें समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सिंबल यहाँ पर ऐसे यूज हो रहा है और ये सिंबल वैसे यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वहां पर सिंबल्स का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी कई बार सिंबल्स को बनवा लेते हैं, तो ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर अब आपके पास आते हैं मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोग्राम, हेक्टोग्राम या डेकाग्राम, इन सबसे काफी कुछ परिचित हैं, काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में। मेगावाट, है ना, आपका माइक्रो एम्पियर, ये सब चीजें आपने काफी कुछ सीखी होंगी 10th में, काफी कुछ चीजें इनके बारे में जानते होंगे। लेकिन अब मेगा के आगे जो वैल्यूज आती हैं, जो हमारी गीगा है ना, टेरा है, पेटा है, एक्सा है ना, जेटा, योटा, ये सब चीजें जो हैं ये आपके मल्टीपल्स हैं। और ये देखेंगे आप, इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट का है और एक निगेटिव एक्सपोनेंट का। मतलब एक में पावर पॉजिटिव चल रही है और एक में निगेटिव चल रही है। ध्यान रखेंगे जिनमें पॉजिटिव जो पावर है ये हमेशा किसी भी यूनिट के, सपोज दैट मीटर आपने ली एक यूनिट, तो मीटर की आगे आप लगाओगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी इस तरह से लिखी जाएगी। सपोज दैट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज दैट आई वांट टू राइट 1 गीगाबाइट, 1 GB जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। अगर हमें 1 गीगाबाइट को बाइट के टर्म्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10 raised to the power 9 बाइट। हम 10 raised to the power 9 का मतलब समझते हैं। ये 10 raised to the power 9 का मतलब है 9 zeros आफ्टर 1, ठीक है ना। 1 के बाद हम 9 zeros पुट करेंगे तो हमारा गीगा बनेगा, गीगाबाइट बनेगा। इसी तरह से आपके जो पीको है, फेमेटो है, योक्टो है, जैक्टो है, खैर आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको 18 तक ही याद रखनी है ये टेबल। 18 प्लस में और 18 माइनस में जो आपको दिख रही होगी एक्सा और एटो तक, यहीं तक आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि यूनिट्स लिखी होती हैं क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, खासकर 11th-12th में या जब आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है, सपोज दैट लिखा है 1fs। 1fs का मतलब हो गया 1 फेमेटो सेकेंड। तो आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि fs का मतलब क्या है। तो f का मतलब फेमेटो है और s का मतलब सेकेंड है। तो जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज फॉर सेकेंड, होता है वो सेकेंड में, लेकिन क्या होगा कि ये उसकी स्मॉलर यूनिट्स में आ जाएगा। तो उस केस में ये 1 फेमेटो सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा 10 raised to the power -15 सेकेंड में। तो ये कुछ जो सिंबल्स हैं, जो मल्टीपल्स हैं, और आप जो भी सिंबल्स आपने देखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगे की स्टडीज के लिए, आप 11th-12th में जब पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये जो मल्टीपल्स हैं इनको भी आपको थोड़ा सा, मतलब 10 raised to the power 18 एंड 10 raised to the power -18 तक, -18 से लेकर के +18 तक आपको लर्न करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आपको। कहीं पर भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स में जिनमें आपको ये शॉर्ट फॉर्म दी जाए और फिर आपको डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करना है, तो वो नहीं होता है। क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए भी क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है सभी चीजों को। जब वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ जाती हैं तभी हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा एक और वीडियो जो है वो आगे आपको मिलेगा इन लेक्चर्स के बाद। यहाँ पर कुछ जो कांस्टेंट हैं
है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट हैं ये इतने ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं। इसमें एक बहुत ही जनरल आपका जो नेम है जिसको आप जानते होंगे, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट में क्या है कि जो वैल्यू है ऑलमोस्ट मानी जाती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये मानी जाती है वैक्यूम के लिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार वैक्यूम नहीं है ना, कई बार क्या है वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो एयर के लिए भी मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है आपको, और इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है जो हमने यहाँ पे लिखी है मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसके बाद आप चार्ज भी याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होगा जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगी तुरंत, और वहां पर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 11th में नहीं है, 11th में भी इन सब की जरूरत पड़ेगी। और ये आपके कुछ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप इनको याद कर सकते हो, ये इट विल बी हेल्पफुल। वैसे दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये लिख करके, लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और फिर एट रैंडम हम पेपर हो सकता है कि हम अनफोल्ड ना कर पाए, वहां तक ना देख पाए। अगर हमको लर्न है तो हम इजीली फटाफट कर सकते हैं उसको, मतलब रैपिडली हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को बड़े इजीली वे में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं कांस्टेंट, आप देख रहे होंगे, आपने काफी कुछ चीजें इसमें पढ़ रखी होंगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ से आपके कुछ नए पोर्शन स्टार्ट होते हैं, नए कांस्टेंट स्टार्ट होते हैं। इन्हीं में ये आपकी वैल्यूज दी गई है 6.022, कुछ लोग 23 भी लिखते हैं इसको, इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, इसको मोल इनवर्स बोलते हैं, जो मोल टू द पावर -1 लिखा है, क्योंकि ये मोल का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसी तरह प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी कई जगह यूज होगा फिजिक्स में, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो यूज होता है ये भी। रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, कई बार होता है कि ऑप्शंस में आ जाते हैं, मतलब अभी आपके 11th-12th में नहीं हो सकता है, आगे किसी कंपटीशन की आप जब तैयारी करें तो वहां पर इन कांस्टेंट की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़े। और इसके अलावा भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, जैसे परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये सब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट, बोहर रेडियस, इस तरह के बहुत सारे कांस्टेंट आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, और कोशिश करें कि इसको बिल्कुल लास्ट तक, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये आप बिल्कुल आपका लास्ट फेज आ चुका है। हम मिलेंगे बिल्कुल नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज की, है ना। कुछ जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ते हैं, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो मैथमेटिक्स कम यूज करते हैं एज अ स्ट्रीम ऑफ बायो। जो लोग बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, तो उनके लिए ये वीडियोस प्रिपेयर किए जा रहे हैं खासकर। और जो बच्चे हैं जिनका भी बेसिक्स स्टार्ट होगा, मतलब जो क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ठीक लगा होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आर मोस्ट वेलकम for the betterment of this channel. We will meet soon in our next video with mathematical tools. Never forget to subscribe this channel. Thank you and have a nice day.